स्वागत है दोस्तों। हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हम सभी ने अब तक दो क्लासेस पढ़ी हुई है। और पहली क्लास में हमने भारतेंदु हरिश्चंद्र के दो निबंधों दिल्ली दरबार दर्पण और भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है, इन दोनों निबंधों को बहुत विस्तृत ढंग से पढ़ा हुआ था और इसके जो महत्वपूर्ण तथ्य हो सकते हैं उन सभी पर हमने विचार किया हुआ था कि दोनों में उनके क्या स्वर थे और क्या उद्देश्य थे उन दोनों निबंधों की रचना में। दूसरी क्लास में हमने 50 महत्वपूर्ण हिंदी साहित्य के जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे उन सभी को पढ़ा और देखा कि उनके बहाने कौन कौन से और प्रश्न बन सकते हैं। तो एक प्रश्न के बहाने कई प्रश्नों को हमने उसमें हल किया। तो आज की क्लास में हम देखते हैं, इस क्लास में हम कुल मिलाकर के 3 निबंधों पर पढ़ेंगे, 3 निबंधों पर विस्तार से बातचीत करेंगे, जिनमें पहला निबंध है कविता क्या है। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का निबंध है। दूसरा निबंध है नाखून क्यों बढ़ते हैं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध। और तीसरा है संस्कृति और सौंदर्य, जो नामवर सिंह जी ने लिखा हुआ है। तो इन तीनों निबंधों पर हम इनमें पूरे विस्तृत ढंग से बातचीत करेंगे। तो सबसे पहला जो निबंध है कविता क्या है, बहुत प्रसिद्ध निबंध है और लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पाठ्यक्रम में ये निबंध लगा हुआ है। तो इस वीडियो में हम, इस क्लास में हम ये बहुत अच्छे से समझेंगे कि इस निबंध का उद्देश्य क्या रहा है। तो व्याख्या और सारांश के तौर पर इसे हम समझ लेते हैं, जिससे वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो बनने वाले होंगे वो हम आसानी से कर पाएंगे। कविता क्या है निबंध के माध्यम से आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने यह प्रकट किया है कि मनुष्य दुनिया के तमाम सुख दुख, हानि लाभ आदि से अपने सुख दुख हानि लाभ आदि को जोड़कर देखता रहा है। और ये मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति भी रहती है कि दुनिया में जितने सुख दुख हैं उनसे जोड़ करके ही अपने सुख दुख को मनुष्य देखना चाहता है, अपनी ही तकलीफों को, अपने ही सुखों को वो सबसे ऊपर रखता है। तब तक वह तमाम जड़ताओं को त्याग कर मुक्त हृदय मनुष्य बना रहता है। यानी दुनिया के साथ कितना भी हो अपने हित को ध्यान में रखता अवश्य है, लेकिन पूरी दुनिया के साथ तादाद में बिठा करके वो चलता है। अगर दुनिया में दुख है तो वो उससे दुखी भी होता है। तो कविता का जो उद्देश्य है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी बताते हैं कि दुनिया के साथ, दुनिया के सुख दुखों के साथ मनुष्य का जो तादात्म्य है वह होना ही कविता का एक लक्षण है। दुनिया के समस्त क्रियाकलापों में खुद को शामिल किए रहना ही मनुष्यता है। अब देखिए, कविता का मुख्य उद्देश्य ही मनुष्यता होती है और दुनिया की समस्त क्रियाकलापों में खुद को शामिल किए रहना ही मनुष्यता है। तो एक तरह से कविता का ही यह गुण है कि मनुष्यता बनी रहे। और आप समकालीन कविताओं को भी पढ़ेंगे तो समकालीन कविताओं के स्वर में भी आपको यही दिखाई देगा कि जितनी ज्यादा मनुष्यता बनी रहेगी उतनी ज्यादा कविता बनी रहेगी। तो कविता के होने का, कविता के अस्तित्व के लिए मनुष्यता को आवश्यक माना गया है। दुनिया की क्रियाकलापों से स्वयं को अलग थलग रखना जड़ता की निशानी। यानी जो लोग ये कहते हैं कि दुनिया में जो सुख दुख हैं उनसे हमें क्या लेना देना है, हमें तो अपने से ही, जैसे हमने भारतवर्षोन्नति निबंध पढ़ा तो उसमें देखा कि तुम्हें गैरों से कब फुर्सत, हम अपने गम से कब खाली, चलो हुआ बहुत मिलना, न तुम खाली न हम खाली। इस तरह की जो बात होती है ये बहुत स्वार्थ वाले जो संबंध होते हैं, जो संकुचित मानसिकता वाले जो संबंध होते हैं समाज के, इस तरह की प्रवृत्तियां वहां पर दिखाई पड़ती है। तो स्वयं को आप अलग थलग रख के अगर दुनिया से रखते हैं तो आप मान के चलिए कि आप जड़ता की ओर हैं। ठीक है, अब इसमें देखते हैं कि इस निबंध में आचार्य शुक्ल जी ने कौन कौन से शीर्षक दिए हुए हैं। पहला शीर्षक है सभ्यता के आवरण और कविता। दूसरा शीर्षक इसमें है कविता और सृष्टि प्रसार। तीसरा है मार्मिक तथ्य। चौथा काव्य और व्यवहार। पांचवा मनुष्यता की उच्च भूमि। छठवां भावना या कल्पना। सातवां मनोरंजन। सौंदर्य आठवां है। चमत्कार नौवां। कविता की भाषा 10वां। अलंकार 11वां। कविता पर अत्याचार 12वां और कविता की आवश्यकता 13वां। यानी कुल 13 शीर्षकों के अंतर्गत उन्होंने कविता क्या है, कविता की परिभाषित करने का एक तरह से जो प्रयास होता है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने किया हुआ है। तो इन शीर्षकों के अंतर्गत वे क्या लिखते हैं, क्या जरूरी चीजें हैं आपके लिए, वो हम बताते हैं इस निबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के ही कथनों के माध्यम से। दोस्तों, एक सूचना है कि आप अगर हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित जो हमारे शॉर्ट नोट्स हैं, जिसमें महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट भी है, लगभग
1200 से 1300 प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं और वन लाइनर फैक्ट्स भी इसमें हैं। ये अगर आप ऑर्डर करना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके इसे ऑर्डर कर सकते हैं। ये बहुत ही उपयोगी है लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में। देखते हैं कविता क्या है, निबंध की महत्वपूर्ण पंक्तियां और उनके भाव। हम यहाँ समझेंगे कि उनके भाव क्या हैं इन पंक्तियों के। सबसे पहली ही जो पंक्ति है यहाँ पे उनके कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के, वो आप देखेंगे तो बहुत चर्चित ढंग से लगभग हर जगह उनके निबंधों की विशेषता के रूप में ये दिखाया जाता है। उसमें कहा यह गया है कि जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की यह मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की इसी मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो विधान करती आई है, उसे ही कविता कहते हैं। अब देखिए, हृदय की मुक्तावस्था रस दशा और आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा, इसे आप ध्यान रखेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की महत्वपूर्ण पंक्ति है ये कि मनुष्य का यदि हृदय मुक्त होगा तो कविता का विधान भी वहीं से होना शुरू हो जाता है। आगे वे लिखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी अपनी कविता में कि क्या कविता का उद्देश्य मनोरंजन होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इस विषय में ये बातें कही हुई है कि कविता मनोरंजन प्रदान करती है। आज हमने ये साहित्य पढ़ लिया तो हमें बहुत आनंद मिला, तो केवल आनंद की प्राप्ति, केवल मनोरंजन ही साहित्य का, कविता का उद्देश्य नहीं होता है। अब इसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के इस निबंध की पंक्तियों से आप समझेंगे तो बहुत बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। वे लिखते हैं कि कविता ही हृदय को प्रकृति दशा में लाती है, यानी कविता क्या करती है, मनुष्य के हृदय को प्रकृति दशा में लाती है और जगत के बीच क्रमशः उसका अधिकाधिक प्रसार करती हुई उसे मनुष्यता की उच्च भूमि पर ले जाती है। कविता क्या कर रही है, कविता मनुष्यत्व की ओर लेके जा रही है और मनुष्य के हृदय को प्रकृति दशा में ला रही है। प्रकृति दशा से तात्पर्य आप समझेंगे कि जैसे सभ्यता का आवरण चढ़ता जाता है और सभ्यता के आवरण से मनुष्य की मनोवृत्तियों में, उसकी चित्तवृत्तियों में परिवर्तन आता जाता है, तो साहित्य का काम है कि मनुष्यता को प्रकृति दशा में लाए, मनुष्य के चित्त को प्रकृति दशा में लाए, नेचुरल बिहेवियर जो है उसमें लाने का प्रयास करे और जगत के बीच, यानी कि प्रकृति अवस्था और जगत के बीच क्रमशः उसका अधिकाधिक प्रसार करती हुई उसे मनुष्यत्व की उच्च भूमि पर ले जाती है। कविता पढ़ते समय मनोरंजन अवश्य होता है, पर उसके उपरांत कुछ और भी होता है और वही सब कुछ है। अब आप देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कह रहे हैं कि कविता पढ़ते वक्त मनोरंजन तो प्राप्त होता है, लेकिन मनोरंजन के अलावा भी बहुत कुछ प्राप्त होता है। अलग अलग भाव दशाओं में मनुष्य उतरता है और वही भाव दशाएं ही प्रमुख हैं। और शुक्ल जी ने कहा कि मनोरंजन कविता या साहित्य का अंतिम लक्ष्य है, प्राथमिक लक्ष्य नहीं। इन बातों को आप ध्यान रखेंगे कविता क्या है निबंध के माध्यम से। आगे देखते हैं, शुक्ल जी की ही पंक्तियां हैं कि कविता का अंतिम लक्ष्य जगत के मार्मिक पक्षों का प्रत्यक्षीकरण करके उसके साथ मनुष्य हृदय का सामंजस्य स्थापन। यानी अंतिम लक्ष्य क्या है, जगत का जो मार्मिक पक्ष है, जिसमें मर्म है, जिसमें संवेदनाएं हैं, उनको सामने लाना, सामने ला करके मनुष्य के हृदय के साथ उसका सामंजस्य स्थापित करना है। आप इस निबंध को जब भी पढ़ेंगे तो आपको एक भाव ही दिखाई देगा कि सभ्यता का आवरण, जैसे दीवार पर सीमेंट का लेपन होता है, प्लास्टर होता है, वैसे ही जैसे जैसे सभ्यता के साधन बढ़ते जा रहे हैं, मनुष्य के हृदय, संवेदनाओं और चित्रवृत्तियों पर उन सभ्यताओं का ऐसा असर है कि संवेदनाएं बाहर जो घटित हो रही हैं वो मनुष्य के हृदय को छू ही नहीं पा रही। तो कविता का अंतिम लक्ष्य है कि जगत का जो मार्मिक पक्ष है उसका प्रत्यक्षीकरण करे और मनुष्य के हृदय के साथ उसका सामंजस्य स्थापित करे। ठीक है, इतने गंभीर उद्देश्य के स्थान इतने गंभीर उद्देश्य के स्थान पर केवल मनोरंजन का हल्का सा उद्देश्य सामने रखकर जो कविता का पठन या पाठन पर विचार करते हैं, वे रास्ते में ही रह जाने वाले पथिक के समान है। अब देखिए, यहाँ पे वही टिप्पणी शुक्ल जी कर रहे हैं कि इतना गंभीर विषय जहां पर है कविता के समक्ष,
साहित्य के समक्ष कि मनुष्य के हृदय को संवेदनशील बनाए रखा जाए, सभ्यता के आवरण को तोड़ा जाए, वहां पर केवल मनोरंजन का हल्का उद्देश्य रख करके हम क्या करते हैं, उस पथिक के समान हो जाते हैं जो केवल रास्ते में ही रह जाता है ना, जो केवल रास्ते में ही रह गया, गंतव्य तक नहीं पहुंच पाता है। तो ये बात शुक्ल जी कहते हैं इस निबंध के माध्यम से। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है इस निबंध की, जिसे आपको ध्यान रखना चाहिए कि कविता ही मनुष्य के हृदय को स्वार्थ संबंधों के संकुचित मंडल से ऊपर उठाकर लोक सामान्य भावभूमि पर ले जाती है। कविता क्या करती है, मनुष्य के हृदय को जो वो तमाम स्वार्थ संबंधों से बंध गया है, एक संकुचित मंडल में बंधा हुआ है, उस संकुचित मंडल का विस्तार करती है और लोक सामान्य की भावभूमि पर ले जाती है, जहां पर मनुष्य के हृदय का जुड़ाव अन्य मनुष्यों के हृदय, उनके जीवन, उनके सुख दुखों से होता है। तो इसे आप ध्यान रखेंगे तो उत्तर लेखन में भी जब भी यदि आप सफल होते हैं स्क्रीनिंग परीक्षा में, तो जब आप आंसर राइटिंग करेंगे तो वहां भी आप इन भावों को लिख सकते हैं विस्तृत ढंग से। और इन कथनों के माध्यम से शुक्ल जी के कुछ महत्वपूर्ण कथनों को आपको याद भी कर लेना चाहिए, क्योंकि दूसरों के बारे में लिखते वक्त भी शुक्ल जी के कथन बहुत काम आते हैं और जब उनके बारे में आप लिखेंगे तब तो वो और भी अधिक काम आएंगे। तो इसे आप ध्यान रखेंगे। अब देखिए आगे एक और पंक्ति है, ज्यों ज्यों सभ्यता बढ़ती जाएगी त्यों त्यों कवियों के लिए यह काम बढ़ता जाएगा। कौन सा काम? प्रछन्नता का उद्घाटन। अब ये प्रछन्नता क्या है? प्रछन्नता माने बहुत अधिक स्थायी आवरण न होकर के क्षण क्षण जो बार बार आकर के अस्थायी ढंग से मनुष्य के हृदय को ढके रहती है। मनुष्य का जो आदिम भाव है, मनुष्य के आदिम भावों पर पड़ने वाली सभ्यता का प्रच्छन्न प्रभाव, यानी मनुष्य का जो आदिम प्रवृत्ति है, उसके दया, क्षमा, क्षोभ, दुख, इन सब को महसूस करने की जो उसकी प्रवृत्ति है, जो उसके आदिम भाव हैं, उन पर जब सभ्यता का आवरण पड़ता है वो प्रच्छन्न होता है। और कहते हैं कि जब जब सभ्यता का आवरण मोटा होता जाएगा, हृदय तक बातें नहीं पहुंचेंगी, संवेदना तक मनुष्य के बातें नहीं पहुंचेंगी। आज जब किसी को धर्म, जाति या किसी अन्य भेदभाव को प्रकट करके कहीं सामूहिक रूप से मारा पीटा जाता है, उनके साथ हिंसा होती है, तब आप देखेंगे कि वहां पर यही बात शुक्ल जी की ठीक दिखाई पड़ती है कि सभ्यता की अंधी दौड़ ने इतना मूर्ख बना दिया है मनुष्य को, इतना संवेदनहीन बना दिया है कि वो किसी मनुष्य को पीटते वक्त, उसके ऊपर हिंसा करते वक्त यह नहीं ध्यान रखता कि उसके दुख कितने होंगे, उसे पीड़ा कितनी होती होगी, कष्ट कितना होता होगा। तो ये बातें, कविता का दायित्व यहां से बढ़ जाता है जब जब सभ्यता बढ़ती जाएगी, ये शुक्ल जी कह रहे हैं। आगे वे लिखते हैं कि जो जो हमारी वृत्तियों पर सभ्यता के नए नए आवरण चढ़ते जाएंगे, देखिए सभ्यता के नए नए आवरण जब जब चढ़ते जाएंगे, त्यों त्यों एक ओर तो कविता की आवश्यकता बढ़ती जाएगी और दूसरी ओर कवि कर्म कठिन होता जाएगा। देखिए जैसे भविष्यवाणी कर रहे हो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कि सभ्यता के आवरण चढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे कविता की आवश्यकता बढ़ेगी और दूसरी ओर कवि कर्म कठिन होता जाएगा। आप मुखर होकर के अपनी कविता में युग सत्य को, समय के जो सत्य हैं उन्हें कह पाने में अक्षम हो जाएंगे, क्योंकि आपके ऊपर बाहरी दबाव होंगे। यदि आप सत्य कहेंगे तो राजेश जोशी की कविता है कि जो सच बोलेंगे वे मारे जाएंगे। बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि किसी की कमीज हो उनकी कमीज से ज्यादा सफेद, कमीज पर जिनके दाग नहीं होंगे मारे जाएंगे। यानी कवि कर्म कठिन हो जाएगा, जो सच बोलेंगे वे मारे जाएंगे। इस तरह की चीजें आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी जो उस दौर में लिख रहे थे कविता के संदर्भ में, वो आज के दौर में, आज के दौर के कवियों ने भी महसूस किया और ये समय का सत्य भी है। अब इसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी एक उदाहरण के माध्यम से कहते हैं कि ये नए नए आवरण क्या है। उन्होंने कहा कि दो भाई हैं, सगे भाई हैं, एक भाई अपने भाई के विरुद्ध जाकर के एक फर्जी दस्तावेज बनवा करके पूरी संपत्ति को हड़प लेता है और आकर के अपने भाई को दिखाता है कि ये कागज अब मेरे नाम है, ये संपत्ति मेरी हो चुकी है। तो दूसरा भाई उस कागज को देख करके उसे क्रोध आता है, उसे कागज को देख के क्रोध आता है। यानी वो सभ्यता का कागज क्या है, वो सभ्यता का आवरण है, आवरण मात्र है कि संपत्ति अब मेरे नाम हो गई है। लेकिन
दुख क्या है उसका, उस क्रोध का कारण क्या है? कारण यह है कि उसकी संपत्ति छिनेगी, उसके बच्चे भूखे रहेंगे, वो बेघर हो जाएंगे। तो संवेदना तो मूल है जो मनुष्य की होनी चाहिए, लेकिन सभ्यता का आवरण क्या है? सभ्यता का आवरण है धन और संपत्ति का अधिग्रहण करने के नए तौर तरीके। तो कवि का काम है कि जो दूसरा भाई जो क्रोध में है, अपने भाई के द्वारा संपत्ति का हरण कर लिए जाने के कारण, उसकी पीड़ा को कविता के माध्यम से उसको प्रकट करे। सभ्यता का जो आवरण है केवल वो कागज का टुकड़ा या काले अक्षर नहीं है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी लिखते हैं, वे कहते हैं कि उसका कारण मूल संवेदना है, जहां से वो सोचता है कि मेरे बच्चे बेघर हो जाएंगे, भूखों मरेंगे, क्या खाएंगे, इस तरह की चिंताएं उसे जो घेर लेती हैं। तो यहाँ पर कवि का काम है कि उसकी पीड़ा को मुखरता देना, उसको स्पष्टता देना कि असल में वो कागज का टुकड़ा उसे दुखी और क्रोधित कर रहा है या कुछ और चिंताएं। जो और चिंताएं हैं वही मूल चिंता है मनुष्य की। ठीक है, तो ये बात शुक्ल जी कहते हैं। आगे देखेंगे, जिन रूपों या व्यापारों से मनुष्य आदिम युगों से परिचित है, जिन रूपों और व्यापारों को सामने पाकर वह नर जीवन के आरंभ से ही लुप्त और शुद्ध होता आया है, उनका हमारे भावों के साथ मूल्य का सीधा संबंध है। अतः काव्य प्रयोजन के लिए हम उन्हें मूल रूप और मूल व्यापार कह सकते हैं। अब देखिए, ये मूल रूप और मूल व्यापार क्या है? वे कह रहे हैं कि जिन रूपों और व्यापारों से मनुष्य आदिम युगों से परिचित है, वो रूप और व्यापार क्या है? वो देखिए, नीचे ये हमने यहाँ हाईलाइट करके लिखा हुआ है कि वन, पर्वत, नदी, नाले, कछार, पटपर, वृक्ष, लता, झाड़ फूस, पशु पक्षी, आकाश, मेघ, समुद्र, ये ऐसे रूप और व्यापार हैं जिनसे मनुष्य आदिम युगों से परिचित आ रहा है, परिचित है और उसकी संवेदना का अंग बन चुके हैं। लेकिन सभ्यता का आवरण जैसे जैसे बढ़ रहा है, वैसे वैसे इन सब चीजों से उसका ध्यान हटता जा रहा है और बुद्धिजन्य जो रूप और व्यापार हैं उनमें वो फंसता जा रहा है। क्या? कि पशुओं को भी बचा के रखना है क्योंकि वो उन्हीं उनकी संपत्ति है, धन बचा के रखना है, मान सम्मान इज्जत बचा के रखनी है। तो यानी मूल चिंता जो पहले थी, प्रकृति से सीधा जुड़ाव था, वो चीजें मुख्य चिंता से हट करके आज दिखावटीपन की जो प्रवृत्तियां हैं वो प्रमुख हो गई है। अब ये कह रहे हैं शुक्ल जी कि जो ये वन, पर्वत, नदी, नाले, समुद्र, आकाश, मेघ, ये सारी चीजें थी, ये इनमें भावों के उद्बोधन की गहरी शक्ति संचित है। इसका तात्पर्य यह है कि भावों के उद्बोधन की, नदियों को देख के उसका भाव जिस तरह से उद्वेलित होता है, जिस तरह से वो उनके साथ तादात्म्य स्थापित करता है, उसे आह्लाद मिलता है, खुशी होती है। वृक्षों को देख के उनके लहलहाना, बिजली कड़कती है, बादल गरजता है, इन सब चीजों से उसका आदिम संबंध है। और जितने आनंद उसे ये सब प्रदान कर रहे थे, उसमें बहुत रस परिपाक संभव है। यानी मनुष्य के हृदय में उससे बहुत ज्यादा रस समृद्ध होता है, रसयुक्त होता है मनुष्य। वैसा कल कारखानों, गोदाम, इंजन, हवाई जहाज, ऐसी वस्तुओं या फिर अनाथालयों के लिए चेक काटना, जाली दस्तावेज बनाना, इंजन में कोयला झोंकना आदि से संभव नहीं होता। ये सब सभ्यता के आवरण है कि अनाथालय के लिए आपके मन में श्रद्धा नहीं है। यदि आप पूंजीपति हैं तो आपके मन में अनाथालयों के लिए कोई श्रद्धा नहीं है, उनके कल्याण के लिए कुछ नहीं है। केवल आपके पास पूंजी है तो आपने चेक काट के दे दिया और अपने दायित्व को, उसका ये मान लिया कि मैंने अपना दायित्व निर्वहन कर दिया। तो ये केवल सभ्यता का आवरण है कि आपने चेक काट करके दे दिया। लेकिन अगर वही कोई अनाथालय का बच्चा यदि सड़क पे मिल गया तो उसे दुत्कारते देर नहीं लगती है। ऐसे लोगों को उन्हें गाली देना, उन्हें मार देना, पीट देना, धक्का दे देना, ये सब उनके लिए आम बात है। तो यही शुक्ल जी लिखते हैं कि ये सारी बातें सभ्यता का आवरण है, ये मूल संबंध मनुष्य से नहीं है। तो कुल मिला के कविता की आवश्यकता को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इस रूप में दिखाया है कि सभ्यता का आवरण ज्यों ज्यों बढ़े, त्यों त्यों कवियों का काम होगा कि संवेदनाओं के प्रसार के लिए बेहतर ढंग से काम करें, बेहतर ढंग से उनका उद्बोधन करें कि संवेदनाएं प्रकट होकर के सामने आए और सभ्यता के सारे जाल को तोड़ सकें। ये कविता को उन्होंने परिभाषित किया है कि कविता क्या है, जो मनुष्य को स्वार्थ के संकुचित मंडल से बाहर निकाल के ऊंचाई प्रदान कर सके।
उसके भावों को एक आसम दे सके उच्चता का, वो कविता है। तो उम्मीद है आपको कविता क्या है, निबंध के बारे में मोटी मोटी बातें जो हो सकती हैं, महत्वपूर्ण कथन, वो सारी चीजें मिल गई होंगी। हम अंत में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को भी हल करेंगे। यहाँ हम दूसरा निबंध अपना शुरुआत करते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है इसे, और लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में ये निबंध लगा हुआ है। यूपी हायर की परीक्षा में भी ये निबंध लगा हुआ था, राजस्थान में भी संभवतः लगा हुआ है, आपके हरियाणा में ये लगा ही हुआ है। तो इसके बारे में हम कुछ उनके कहे गए कथनों को देखेंगे, जिससे स्पष्ट हो जाए कि नाखून क्यों बढ़ते हैं में क्या क्या कहा गया है, क्या क्या बातें। इस निबंध का आरंभ द्विवेदी जी एक छोटी सी बच्ची के प्रश्न कि नाखून क्यों बढ़ते हैं से करते हैं। एक छोटी सी बच्ची है, उनकी पोती है, वो उनसे ऐसे ही यूं ही पूछ लेती है बाल सुलभ जिज्ञासावश कि ये नाखून क्यों बढ़ते हैं। वहीं से ये प्रश्न द्विवेदी जी के मन में उठता है और उस पर वे सूत्र रूप में विचार करते हैं, और वो विचार श्रृंखलाबद्ध रूप से जब आने लगते हैं तो उन्हीं को जब उन्होंने लिपिबद्ध किया हुआ है। निबंध क्या है कि वो श्रृंखलाबद्ध ढंग से जो व्यक्त होता हो, तो किसी एक विषय पर बहुत अच्छे से गहन विस्तृत ढंग से सोच पाना, ये बड़े निबंधकारों का गुण था उस दौर के। और आप देखेंगे कि विषय बहुत छोटा सा है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, और इसकी परिधि ये कहाँ कहाँ तक ये बात चली गई है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, आप इस निबंध में देखेंगे। बच्ची का छोटा सा प्रश्न उन्हें दीर्घ चिंतन के रूप में लिखने को प्रेरित करता है। प्रश्न छोटा सा है, लेकिन बहुत दूर तक चिंतन करने के लिए उन्हें वो विवश कर देता है ये प्रश्न। इस चिंतन के केंद्र में मनुष्य की आदिम पशु प्रवृत्ति के अनुसार नाखून के महत्व को दर्शाते हुए प्राणी विज्ञान के तथ्यों का भी हवाला देते हैं। प्राणी विज्ञान के जो तथ्य हैं उनका हवाला देते हैं। ये कई बार प्रश्न बन चुका है, राजस्थान में भी पूछा गया है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी नाखून के बढ़ने की जो ये प्रवृत्तियां हैं, इन्हें विज्ञान की किस शाखा से जोड़ करके देखते हैं, तो प्राणी विज्ञान के तथ्यों से भी वे हवाला देते हैं, उसे सिद्ध करते हैं प्राणी विज्ञान के तथ्यों के साथ। और साथ ही साथ मानवीय सभ्यता और पाशविक सभ्यता के बीच अस्त्र शस्त्र की होड़ पर भारतीय संस्कृति की महान समृद्ध परंपरा को वे इस रूप में दर्शाते हैं। यानी आप देखेंगे यहाँ पर कि नाखून का महत्व पहले दर्शाते हैं, फिर प्राणी विज्ञान के तथ्यों का हवाला देते हैं, और साथ ही साथ मानवीय सभ्यता और पाशविक सभ्यता के बीच जो अस्त्र और शस्त्र की होड़ हुई, उस पर भारतीय संस्कृति में क्या कहा गया है, वो बातें वे लिखते हैं इस निबंध में। उनके कथन देखते हैं। कुछ लाख वर्षों की बात है, जब मनुष्य जंगली था, वन मानुष जैसा। उसे नाखून की जरूरत थी। उसकी जीवन रक्षा के लिए नाखून बहुत जरूरी था। उस दौर में नाखून बहुत जरूरी था जीवन की रक्षा के लिए। असल में वही उसके अस्त्र थे। दांत भी थे, पर नाखून के बाद ही उनका स्थान था। उन दिनों उसे जूझना पड़ता था, प्रतिद्वंदियों को पछाड़ना पड़ता था। नाखून उसके लिए आवश्यक अंग था। फिर वह धीरे धीरे अपने अंग से बाहर की वस्तुओं का सहारा लेने लगा। देखिए, ये प्राणी विज्ञान के तथ्य हैं कि धीरे धीरे कैसे कैसे मनुष्य अपने जो उसके जीवन के साथ, जो उसके शरीर के विकास के साथ जो अस्त्र उसे मिले हुए थे, उनके बाद वो धीरे धीरे बाहरी अस्त्र शस्त्रों की तलाश में क्यों आगे बढ़ता है। प्रतिद्वंदियों से उसे लड़ना पड़ता था, उन्हें पछाड़ना पड़ता था, और तब वो बाहर की वस्तुओं की ओर ध्यान देने लगा कि बाहर से भी अस्त्र और शस्त्र इकट्ठे किए जाए। अब आप देखें, इसी निबंध में उन्होंने इस चिंतन को आगे बढ़ाया और कहा कि बाहर के औजारों में पत्थर के ढेले, पेड़ की टहनियां, हड्डियों के हथियार आदि उसने बनाए। इसके बाद सबसे बड़ी उपलब्धि हासिल की धातु की खोज। अब देखिए, अब तक वो छोटी छोटी चीजों से अपने हथियार बनाता था, फिर धातु की खोज। अब देखिए, क्रमिक विकास इसमें उन्होंने बहुत व्यवस्थित ढंग से लिखा हुआ है। धातु की खोज, उसके बारे में लिखते हैं कि उसने धातु के हथियार पाए। जिनके पास लोहे के अस्त्र और शस्त्र थे, वे विजयी हुए। यह प्रक्रिया यहीं रुकी नहीं। नखधर मनुष्य अब एटम बम पर भरोसा करके आगे की ओर चल पड़ा। अब देखिए, उसने धातु के हथियार पाए
और जिनके पास लोहे के अस्त्र और शस्त्र थे वे विजयी हुए, हड्डियों वाले हारते चले गए। और ये प्रक्रिया रुक नहीं रही है। जिसके पास नख था अब वो एटम बम की ओर आगे बढ़ रहा है और परमाणु बम की ओर आगे बढ़ रहा है। और आज आप देखेंगे कि जो नाखून हिंसा का, पशुत्व का प्रतीक था, वो उसे तो मनुष्य ने काटना शुरू कर दिया, लेकिन उससे हजारों लाखों करोड़ों गुना हिंसक हथियार उसने तैयार कर लिए हैं। ये जो विकास है, पशुत्व का विकास, एक तरह से इसे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी देखते हैं उस रूप में, उस पर वो लिखते हैं और ये चिंता का विषय होता है। साहित्यकार, निबंधकार मनुष्यता के पक्षधर होते हैं और वो ये प्रक्रिया दिखाना चाहते हैं कि कैसे एक आदिम मनुष्य एटम बम तक चला आता है और वो बाहर हिंसा के स्रोतों की तलाश करता है। मनुष्य कितनी भी उन्नति कर ले, बम वर्षक वायुयान बना ले, युद्धपोत बना ले, किंतु प्रकृति नाखून बढ़ाकर मनुष्य को याद दिलाती है क्या, कि तुम वही लाख वर्ष पहले के नख दंतावलंबी जीव हो, पशु के साथ एक ही सतह पर विचरने और चरने वाले। विज्ञान कितना भी विकास कर ले, कुछ भी कर ले, कितना भी, लेकिन ये जो प्राणी विज्ञान का एक अंश ये आप देखेंगे, ये नाखून का बढ़ना, बालों का बढ़ना, दांतों का गिरना और दोबारा आना, ये सब ऐसी प्रवृत्तियां हैं, आप उसे देखेंगे तो अभ्यास जन्य सहज वृत्तियां शुक्ल जी ने कहा है उसे। नाखूनों का बढ़ना क्या है? अभ्यास जन्य सहज वृत्तियां कहा है। इसे ध्यान रखेंगे, ये परीक्षाओं में पूछता है। अब ये पंक्ति अगर आ जाए कि तुम वही लाख वर्ष पहले के नख नख दंतावलंबी जीव हो, पशु के साथ एक ही सतह पर विचरने और चरने वाले। ये बात हजारी प्रसाद द्विवेदी जी लिखते हैं। एक तरह से मनुष्यों को ये बताते हैं कि ये मत समझो कि तुम बहुत आगे बढ़ गए और पशुओं से अलग हो गए हो। वो सारी चीजें अभी भी हैं, लेकिन विवेक के माध्यम से मनुष्य ने उन्हें नियंत्रित किया हुआ है। मानव इतिहास के आरंभिक अवस्था से लेकर द्विवेदी जी ने काम सूत्र में नाखूनों के सुकुमार विनोदों के लिए जमकर सजाता और संवारता रहा है जो मनुष्य, उसकी भी बात की है। उन्होंने लिखा है कि कामसूत्र में नाखूनों का उपयोग विनोद के लिए नाखूनों को सजाना संवारना, ये सारी चीजें कामसूत्र में मिलती हैं। उन्होंने, यानी देखिए, ये भी प्रश्न में पूछता है कि वे कहाँ तक सोच पाते हैं, तो कामसूत्र से, अभी आध्यात्म से, प्राणी विज्ञान से, कई सारी चीजों से इसे जोड़ते हैं। नाखून काटने की कलाएं भी मनोरंजक होती थी। अब देखिए, अभी जो नाखून हिंसा के विषय में वो कह रहे थे कि पशुत्व की प्रतीक हैं, वही नाखून अब कलाओं के माध्यम, ये कलाकारी के साथ काटे जा रहे थे। उसमें बहुत सारी डिजाइनें भी बनाई जाती थी उस तरह के, और वो आज भी आप सभी देखते होंगे, वो दिखाई पड़ता है। गौड़ देश के लोग बड़े बड़े नाखूनों को पसंद करते थे, दक्षिणात्य लोग छोटे छोटे नाखूनों को पसंद करते थे। ये बातें आपको ध्यान रखनी है, ये परीक्षाओं में पूछ सकता है कि बड़े नाखून कौन पसंद करते थे और छोटे नाखूनों को कौन पसंद करता था। ये द्विवेदी जी ने इस निबंध में बताया हुआ है। उन्होंने लिखा है, लेकिन समस्त अधोगामिनी वृत्तियों को और खींचने वाली वस्तुओं को भारतवर्ष ने मनुष्योचित बनाया है। नीचे खींचने वाली अधोगामिनी वृत्तियों को, और ये टाइपिंग मिस्टेक है, इसे देख लीजिएगा, अधोगामिनी वृत्तियों को और नीचे खींचने वाली वस्तुओं को भारतवर्ष ने मनुष्योचित बनाया है। यह बात शाहू भी तो नहीं भूल सकता। वे कह रहे हैं कि जितनी भी प्रवृत्तियां मनुष्य को, मनुष्यता को अधोगामिनी बनाने वाली हैं, हिंसक हैं, अंधजात प्रवृत्तियां हैं, उन सभी को भारत की संस्कृति ने, भारत के चिंतन ने, भारत के विचारकों ने मनुष्योचित बनाया है। और इस बात को वो भूलना नहीं चाहते, क्योंकि जो महान श्रेय होते हैं, महान श्रेय को जो भी विवेकशील मनुष्य है वो उसे कभी भुलाना नहीं चाहता, उसे याद रखना चाहता है और अपनी पीढ़ियों को बताना चाहता है। इस निबंध में यही प्रयास द्विवेदी जी का आपको दिखाई पड़ेगा। वो बार बार इस बात को बताना चाहते हैं कि कहां पर नाखूनों का कैसा प्रयोग होता था और मनुष्य कैसे रूप में था, उससे परिचित हो और आगे आने वाले समय में वो मनुष्यता को बना करके चले, ये उद्देश्य है। द्विवेदी जी ने मनुष्य की अभ्यास जन्य सहज वृत्तियों के अंतर्गत निम्न प्रवृत्तियों को बताया है। इसे आपको जरूर ध्यान रखना है। अभ्यास जन्य सहज वृत्तियां, ये सहज वृत्तियां ऐसी हैं कि ये अनायास ही शरीर में परिवर्तित होती रहती हैं, घटित होती रहती हैं। जैसे
नाखूनों का बढ़ना, केश का बढ़ना, दांत का दोबारा उगना, पलकों का गिरना, ये सभी वृत्तियां अनायास ही और शरीर के अनजाने में भी अपना काम करती रहती। ठीक है। एक ऐच्छिक ग्रंथियां ऐच्छिक ग्रंथियां होती हैं, एक अनैच्छिक होती हैं, आप सभी जानते होंगे। तो ऐच्छिक में जैसे आप अपने हाथ को नियंत्रित कर रहे हैं कि आपको कौन सा सामान उठाना है, कौन सा सामान नहीं उठाना है, कब आपको उठ के चलना है, कब नहीं, ये सब ये ऐच्छिक है, आपकी इच्छा के अनुसार। अनैच्छिक में बहुत सारी जो क्रियाएं हैं उसे ही हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने अभ्यास जन्य सहज वृत्तियों के नाम से कहा हुआ। अब जैसे ये दांत का दोबारा उगना, ये मनुष्य के बस में नहीं, ये शरीर का अभ्यास जन्य ढंग से और सहज ढंग से ये होता रहता है। पलकों का गिरना, इस पे आपका नियंत्रण नहीं है, ये अभ्यास जन्य सहज वृत्तियां हैं। केशों का बढ़ना, बाल आपके बढ़ रहे हैं, आप उसे कटा देते हैं लेकिन वो फिर बढ़ते हैं, ये अभ्यास जन्य सहज वृत्ति है। और यही नाखूनों का बढ़ना भी। राजस्थान की एक परीक्षा में इन्हीं के बारे में पूछा गया था कि निम्न में से कौन सी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार अभ्यास जन्य सहज वृत्ति नहीं है। तो इन सभी का नाम दिया था, एक और नाम दिया था रोंगटे खड़ा होना। तो रोंगटे का खड़ा होना वो अभ्यास जन्य सहज वृत्ति में नहीं आता है। बाकी ये सभी जो हैं, इन सभी का नाम आप ध्यान में रखेंगे, ये सभी अभ्यास जन्य सहज वृत्तियों के अंतर्गत आते हैं। आगे देखते हैं। द्विवेदी जी प्राणी विज्ञान की मान्यता का 2 बार उल्लेख करते हैं और कहते हैं कि सहजात वृत्ति अनजानी स्मृतियों का ही नाम है। ये जो सहजात वृत्ति है अनजानी, उन स्मृतियों को अनजानी स्मृतियां कहा जिन्हें हम भुला देना चाहते हैं। हम पशु थे, हमारे भीतर पशुता थी, हम इसे भुला देना चाहते हैं, लेकिन ये अनजानी स्मृतियों के साथ ही नाखून उगता है। आप आज नाखून काटिए, 5 दिन बाद जब वो नाखून बढ़ता है तो अचानक अगर आप उस पर ध्यान दें तो आपको पता चलेगा कि ये अनजानी स्मृति है कि आप पशु थे, और वो नाखूनों का बढ़ना आपको ध्यान दिला देता है कि ये बढ़ रहा है, इसे काटना है, नहीं तो पशु जैसा लगता है। 2 महीने किसी को कमरे में बंद कर दीजिए जिनके दाढ़ी बाल है, देखिए कि उनकी दशा क्या होती है। ऐसा लगेगा कोई पशु है। कोई सभ्यता के कोई जो साधन है वो मत दीजिए उन्हें नियंत्रित करने के लिए, तो पशु ही हो जाएगा मनुष्य। इस तरह की चीजें याद दिलाती हैं कि हम पशु थे, हमने अपने विवेक से उन्हें नियंत्रित किया हुआ है, उन प्रवृत्तियों को। निबंध की महत्वपूर्ण पंक्तियों के बारे में देखते हैं। द्विवेदी जी लिखते हैं कि वे कमबख्त रोज बढ़ते हैं क्योंकि वे अंधे हैं, नहीं जानते कि मनुष्य को इससे कोटि कोटि गुना शक्तिशाली अस्त्र मिल चुका है। यानी ये नाखून, वो कहते हैं कि ये अंधे हैं, ये नहीं देख रहे हैं कि मनुष्य ने इससे भी ज्यादा भयानक और खतरे वाले हथियार उसने तैयार कर लिए। कई कई कोटि गुना शक्तिशाली हथियार उन्होंने तैयार कर लिए, लेकिन फिर भी ये बढ़ा रहे हैं याद दिलाने के लिए। आगे वे लिखते हैं कि पर कौन सोचता है, सोचता तो क्या, उसे इतना भी पता नहीं चलता कि उसके भीतर नख बढ़ा लेने की जो सहजात वृत्ति है वह उसके पशुत्व का प्रमाण है। काटने की जो प्रवृत्ति है वह उसकी मनुष्यता की निशानी। कई बार ये पूछा गया है परीक्षाओं में कि नखों का काटना या नखों को काटने की प्रवृत्ति किसकी निशानी है। 4 ऑप्शन होंगे, आपको ध्यान रखना है। मनुष्यता की निशानी, मनुष्य के विवेक की निशानी। और नख के बढ़ने की प्रवृत्ति क्या है, पशुत्व का प्रमाण है। और यद्यपि पशुत्व के चिन्ह उसके भीतर रह गए हैं, पर वह पशुत्व को छोड़ चुका है। ये बात लिखने के पीछे उनका उद्देश्य है कि मनुष्य यह मान के न चले कि नख आज भी बढ़ रहे हैं तो हम आज भी पशु हैं। वो काटता है इसलिए क्योंकि वो अपने भीतर मनुष्यता को बढ़ा रहा है और पशुत्व को घटा रहा है। इस तरह की प्रवृत्तियां हैं। लेकिन जो लोग नख बढ़ाएं, शस्त्र बढ़ाएं, वो लोग क्या हैं, मनुष्यता के विरोधी हैं। जो शस्त्र बढ़ाने की प्रवृत्ति है वो क्या है, मनुष्यता की विरोधिनी है। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है, ध्यान रखिएगा। ये जो कथन है द्विवेदी जी का, ये बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसे ध्यान रखेंगे। जातियां इस देश में अनेक आई, लड़ती झगड़ती भी रही, फिर प्रेम पूर्वक बस भी गई। ये बहुत महत्वपूर्ण कथन है, ये कई बार पूछा जा चुका है, इसे ध्यान रखिएगा।
जातियां इस देश में अनेक आई हैं, लड़ती झगड़ती भी रही हैं, फिर भी प्रेम पूर्वक बस गई। यानी भारत की एक सामाजिक संस्कृति रही है, कई सारी जातियां, कई सारे धर्म के लोग यहाँ आए और लड़ते झगड़ते यहाँ प्रेम पूर्वक बस गए। ये सामाजिक एकता है, ये सांस्कृतिक एकता है और एक तरह से सहजात जीवन जीने की प्रवृत्ति भारत में दिखाई पड़ती है। एक कथन और देखिए इस निबंध का, मनुष्य पशु से किस बात में भिन्न है? आहार, निद्रा आदि पशु सुलभ स्वभाव उसके ठीक वैसे ही हैं जैसे अन्य प्राणियों के, लेकिन वह फिर भी पशु से भिन्न है। उसमें संयम है। क्यों भिन्न है? उसमें संयम है, दूसरों के सुख दुख के प्रति संवेदना है, श्रद्धा है, तप है, त्याग है, इसलिए वो पशु से अलग है। सारी चीजें पशु जैसी हैं, उसे सोना भी है, उसे खाना भी है, सारे क्रियाकलाप पशु जैसे हैं, लेकिन एक बात में जो अलग है वो कौन सी है? संयम। और ये भी पूछा गया प्रश्न है कि कौन सा गुण मनुष्य को पशु के स्वभाव से अलग करता है? इस निबंध के अनुसार वो है संयम। ठीक है, आगे देखते हैं। अज्ञान सर्वत्र आदमी को पछाड़ता है और आदमी है कि सदा उससे लोहा लेने को कमर कसे है। हमने कल भी आपको ये बताया हुआ था, ये पंक्ति हमने अपने ऑब्जेक्टिव प्रश्न में करवाया हुआ था कि अज्ञान सर्वत्र आदमी को पछाड़ता है और आदमी है कि सदा उससे लोहा लेने को कमर कसे। यानी मनुष्य ने अज्ञानता के सामने शस्त्र समर्पण नहीं किया है, अज्ञानता से हमेशा लड़ता आया है, हमेशा लोहा लेता आया है और कमर कसा हुआ है आज भी कि अज्ञान के विरुद्ध, अनीति के विरुद्ध, संवेदनहीनता के विरुद्ध उसे लड़ना है। ठीक है, अगला कथन है, मनुष्य की चरितार्थता मैत्री में है, त्याग में है, अपने को सबके मंगल के लिए निःशेष कर देने के भाव में। ये पंक्ति भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसे आपको ध्यान रखना है कि सबके मंगल की भावना में अपने आप को निःशेष कर देना ही मनुष्यता की चरितार्थता है। ठीक है, मनुष्य में जो घृणा है, जो अनायास बिना सिखाए आ जाती है, वह पशुत्व का द्योतक है। अब देखिए, पशुत्व के कई सारे गुण हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने अपने इस निबंध में बताए हुए हैं। ऊपर कि संयम की कमी की वजह से पशु मनुष्य से अलग है, मनुष्य पशु से अलग है। और यहाँ जो बता रहे हैं वो कह रहे हैं कि मनुष्य में जो घृणा है वो अनायास है, बिना सिखाए आ जाती है, पशुत्व का द्योतक है। और अपने को संयत रखना यानी संयम में रखना, दूसरे के मनोभावों का आदर करना मनुष्य का स्वधर्म है। प्रश्न बने कि मनुष्य का स्वधर्म क्या है? तो मनुष्य का स्वधर्म है दूसरों के मनोभावों का आदर करना और अपने को संयत रखना। तो ये सारे पॉइंट्स ऐसे हैं कि इनसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न अगर बनने होंगे तो निबंधों से इसी तरह से बन सकते हैं। आगे देखते हैं, महात्मा गांधी के विषय में भी उन्होंने बिना नाम लिए अप्रत्यक्ष ढंग से महात्मा गांधी के विषय में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा हुआ है कि एक बूढ़ा था, उसने कहा बाहर नहीं भीतर देखो, हिंसा को मन से दूर करो, मिथ्या को हटाओ, क्रोध और द्वेष को दूर करो, लोग के लिए कष्ट सहो, काम करने की बात सोचो। बूढ़े की बात अच्छी लगी या नहीं पता नहीं, उसे गोली मार दी गई। अब देखिए, ये बात जो है वही है कि गांधी जी ने जो त्याग, जो संयम का पाठ, जो अहिंसा का पाठ इस देश को पढ़ाया, यहाँ की जनता को जिसमें उन्होंने शिक्षित किया, अपना पूरा जीवन लगा दिया, लोगों ने उससे कुछ सीखा या नहीं सीखा, उसे गोली मार दी। यानी सिखाया उसने अहिंसा और मार दिया गया गोली से। ये भी एक पशुत्व का ही प्रमाण है। इस अंत में उन्होंने इसे लिखा हुआ है। और ये ध्यान रखना है तथ्य आपको कि नाखून को काट देने की मनुष्य की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी? स्वनिर्धारित आत्मबंधन का फल। इस बात को आपको ध्यान रखना है कि नाखून को काट देने की प्रवृत्ति को क्या कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने? स्वनिर्धारित, अपने से निर्धारित, अपने को नियंत्रित करने का बंधन और उसका फल। यानी आप जब अपना निर्धारण करते हैं कि हमें इस नाखून को काटना है और इस नियम से आप अपने आप को बांधते हैं, मनुष्य बांधता है, वही उसी आत्मबंधन का फल है नाखून को काट देना। और ठीक यही बात है
हिंसा को अपने भीतर से जड़ से खत्म कर देने का मनुष्य का प्रण उसका स्वनिर्धारित प्रण हो सकता है। यदि आप किसी समुदाय, किसी धर्म, किसी जाति या किसी व्यक्ति के प्रति द्वेष और हिंसा का भाव रखेंगे तो वो स्वनिर्धारित आत्मबंधन आपका टूटता है और आप पशु की श्रेणी में चले जाते हैं। कुछ ऐसी ही बातें इस निबंध के माध्यम से उन्होंने समझानी और सिखानी चाहिए। उम्मीद है आपको ये निबंध भी समझ में आ गया होगा। जो भी आपके प्रश्न होंगे आप चाहे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में और चाहे यहाँ कमेंट बॉक्स में प्रश्न कर सकते हैं। हमने हालांकि ये निबंध इस पर अलग से एक क्लास बना रखी है, यूट्यूब पर ही ये उपलब्ध है, संस्कृति और सौंदर्य। ये निबंध डॉक्टर नामोर सिंह का है, इसे आपको ध्यान रखना है। इसके बारे में हम आपको केवल सूचनात्मक ढंग की जानकारी देंगे जो परीक्षाओं की दृष्टि से उपयोगी है। इसे ध्यान रखेंगे आप कि नामोर सिंह का यह निबंध संस्कृति और सौंदर्य, उनकी पुस्तक दूसरी परंपरा की खोज में संग्रहित है। नामोर सिंह जी ने एक पुस्तक लिखी, दूसरी परंपरा की खोज, उसमें कई शीर्षकों से लेख हैं। उसमें एक लेख है संस्कृति और सौंदर्य नाम से, और ये निबंध के अंतर्गत आपके पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। अब इसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य जो उपयोगी हो सकते हैं उसे ध्यान रखिएगा। दूसरी परंपरा की खोज का प्रकाशन वर्ष क्या है? सन 1982। 1982 में यह पुस्तक लिखी गई, नामोर सिंह जी ने लिखा और उसी में यह निबंध संकलित है। यह पुस्तक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के विचारों और लेखकीय दृष्टि का उचित मूल्यांकन प्रस्तुत करती है और इसलिए इसे आलोचना विधा की रचना माना जाता है। लेकिन इसके केंद्र में है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के विचार और उनका लेखकीय दृष्टि। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना। संस्कृति और सौंदर्य निबंध के केंद्र में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का प्रसिद्ध निबंध अशोक का फूल है। प्रश्न बने कि संस्कृति और सौंदर्य में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के किस निबंध को केंद्र में रख करके लिखा गया है? तो ध्यान रखेंगे आप इस बात को, अशोक के फूल निबंध को ध्यान में रख के इस निबंध को नामोर जी ने लिखा है। इस निबंध के आरंभ में नामोर सिंह जी कुछ बातें लिखते हैं, वो हम आपको बता रहे हैं। उन्होंने लिखा है कि अशोक के फूल केवल एक फूल की कहानी नहीं, भारतीय संस्कृति का एक अध्याय। यानी अशोक का फूल जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध है, जो निबंध संग्रह के रूप में 1948 में आया है, वो भारतीय संस्कृति का एक अध्याय मानते हैं नामोर सिंह जी। और इस अध्याय का अनंग लेख पढ़ने वाले हिंदी में पहले व्यक्ति हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। भारतीय संस्कृति में अशोक के फूल का क्या महत्व रहा है, पहली बार अगर किसी ने चिंतन किया व्यवस्थित ढंग से तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। इसी निबंध को केंद्र में रख करके संस्कृति और सौंदर्य निबंध नामोर जी ने लिखा। नामोर जी ने अशोक के फूल निबंध की पंक्तियां उद्धृत किया जो अशोक के फूल निबंध पर लिखे जाने की औचित्य को बताती हैं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने अशोक के फूल निबंध क्यों लिखा, उसका औचित्य क्या था, वो इस पंक्ति से जो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है आप समझ सकते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा कि एक एक फूल, एक एक पशु, एक एक पक्षी न जाने कितनी स्मृतियों का भार लेकर हमारे सामने उपस्थित है। अशोक की भी अपनी स्मृति परंपरा है, आम की भी, बबूल या बकुल की भी, चंपे की भी, सब क्या हमें मालूम है? यानी आप ध्यान देंगे कि हड़प्पा संस्कृति में, हड़प्पा सभ्यता के बारे में जब आप पढ़ते होंगे तो पता चला कि सिक्कों पर कोई पशु अंकित है, कोई देवता अंकित है, किसी वृक्ष या अनाज का कोई एक चित्र अंकित है, गेहूं के दाने के, चावल के दाने के। तो उनका कहना है कि एक एक फूल, एक एक पशु, एक एक पक्षी न जाने कितनी स्मृतियों का भार लेकर हमारे सामने उपस्थित है। ऐसे ही अशोक के फूल को वो देखते हैं तो उन्हें लगता है कि अशोक के फूल की भी अपनी एक परंपरा रही होगी, तब वे उसे खंगालते हैं, उसे तलाशते हैं और एक व्यवस्थित निबंध लिखते हैं। ठीक है। नामोर जी ने लिखा है कि अभिजात्य वर्ग जो इलीट क्लास होता है वो कालिदास को सदैव ही अपनी रुचियों और संस्कारों का पुरोधा कवि मानता आया है, किंतु हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध ने कालिदास के काव्य में सामान्य जन के जीवन का काव्य होने का प्रमाण सिद्ध किया। यानी आप देखेंगे तो कालिदास को काव्य सौंदर्य के बड़े कवि के रूप में हमेशा से जो कलावादी रहे हैं, जो जिनका ध्यान कला की ओर रहा है, जनता की ओर नहीं रहा है,
उन्होंने हमेशा कालिदास को याद किया, केवल उनकी कलात्मकता को, उनके कलात्मक सौंदर्य को ध्यान में रखे। लेकिन नामोर जी ने कहा कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कालिदास को सामान्य जन का कवि सिद्ध किया है। अब देखिए, यहां पर आप देखेंगे कि नामोर सिंह जी ने क्या कहा है, वो कथन आपको ध्यान में आ जाएगा कि कालिदास के प्रेमी प्रेमी पंडितों को पहली बार इस रहस्योद्घाटन से अवश्य ही धक्का लगा होगा कि जिस कवि को वे अब तक अपनी आर्य संस्कृति का महान गायक समझते आ रहे थे, वह गंधर्व, यक्ष, किन्नर आदि आर्य नहीं, आर्येतर जातियों के विश्वासों और सौंदर्य कल्पनाओं का सबसे अधिक ऋणी है। देखिए, ये बात नामोर जी लिख रहे हैं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कालिदास को सामान्य जन का कवि कहा कि आर्य संस्कृति के जो अंश दिखाए जाते हैं कालिदास में, कई गुना ज्यादा आर्येतर संस्कृतियों के, आर्येतर जातियों के गुणों, उनके जीवन मूल्यों, जीवन अनुभवों को कालिदास ने आत्मसात किया हुआ है। तो इस रूप में कालिदास को पहली बार सामान्य जन का कवि होने का अधिकार और उस पर चिंतन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी लिखते हैं। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के इन्हीं चिंतन को ध्यान में रखते हुए संस्कृति और सौंदर्य की बात नामोर सिंह जी कहते हैं। अशोक के फूल के लिखे जाने के उद्देश्यों के विषय में नामोर जी इस निबंध में लिखते हैं कि और सच कहा जाए तो आर्य संस्कृति की शुद्धता के अहंकार पर चोट करने के लिए ही अशोक का फूल लिखा गया है, प्रकृति वर्णन के लिए नहीं। यह निबंध द्विवेदी जी के शुद्ध पुष्प प्रेम का प्रमाण नहीं है, बल्कि संस्कृति दृष्टि का अनूठा दस्तावेज। ये सारे कथन आप थोड़ा सा ध्यान रख लेंगे तो आपको पहचानने में भी आसानी होगी कि नामोर जी ने लिखा है संस्कृति और सौंदर्य में। और इसकी कहने के पीछे का मंतव्य ये था कि वे कहते हैं कि आर्य और अनार्य के बीच में भेद करने की प्रवृत्ति हमारे देश में बहुत दिनों से पाई जाती है। यहाँ पर यही दिखाया कि एक अनार्य जाति के अनुभवों, उसके जीवन मूल्यों, उसके जीवन परिवेश से रस लेकर कविता लिखने वाले कालिदास जब ये बात कहते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, तब आर्य संस्कृति की शुद्धता का जो अहंकार है उस पर बहुत चोट लगा होगा और यही उद्देश्य रहा होगा अशोक के फूल निबंध लिखने का, ये नामोर जी कहते हैं। ठीक है, और कहते हैं कि ये पुष्प प्रेम का, अगर आप केवल अशोक के फूल नाम अगर सुने और ये आपने नहीं पढ़ा है और ये मान के चलें कि अशोक का फूल केवल पुष्प प्रेम दर्शा रहा होगा, कि पुष्प के बारे में बड़ी खूबसूरती का वर्णन होगा, तो ये गलत होगा। ये भारतीय संस्कृति का अनूठा दस्तावेज। ठीक है, तो दोस्तों ये 3 निबंध आज हमने देखे और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं ये भी हम देख लेते हैं यहाँ पे, जिससे कल जो निबंध हमने पढ़ाया हुआ था उसके भी अभ्यास हो जाएंगे और कुछ और महत्वपूर्ण बातें भी आप जान जाएंगे। देखते हैं, इनसे इतना भर कह दीजिए कि का चुप साध रहा बलवाना, फिर देखिए हनुमान जी को अपना बल कैसा याद आता है। यह वाक्य किस रचना से उद्धृत है? आप ध्यान करें कि हमने कल जब निबंध पढ़ाया हुआ था तो ये बात आपको बताया हुआ था, बहुत पहले दिन की हमारी जो क्लास थी, भारतवर्षोन्नत कैसे हो सकती है और दिल्ली दरबार दर्पण, उस दिन हमने आपको बताया था कि भारतीयों के भीतर कर्मठता का संचार करने के लिए, उन्हें कर्मठ बनाने के लिए, कर्म की ओर प्रवृत्त करने के लिए भारतेंदु जी ने एक नेतृत्ववान व्यक्तित्व की आवश्यकता पर बल दिया। कहा कि भारतीय ट्रेन के वे फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास डिब्बे हैं, जिन्हें एक अच्छा इंजन मिल जाए तो वो क्या नहीं कर सकते, और उनसे तब कह दीजिए कि का चुप साध रहा बलवाना, तब देखिए कैसा बल उनको याद आता है। तो ये भारतवर्षोन्नत कैसे हो सकती है निबंध से ये पंक्ति ली गई। अगला प्रश्न है, संस्कृति और सौंदर्य निबंध डॉक्टर नामोर सिंह ने किस निबंध को केंद्र में रखकर लिखा है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के किस निबंध को केंद्र में रख के लिखा है उन्होंने? इसका सही उत्तर है अशोक के फूल। अशोक के फूल का प्रकाशन वर्ष आप ध्यान रखेंगे 1948। ठीक है, ये अगला प्रश्न भी हमारा यही था, अशोक के फूल, क्योंकि जब आप संस्कृति और सौंदर्य सिलेबस में है तो अशोक के फूल के बारे में भी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में भी कुछ मोटी मोटी बातें आपको जानकारी रखनी होगी और अशोक के फूल का प्रकाशन वर्ष भी ध्यान रखना होगा। अगला प्रश्न है, हजारी प्रसाद द्विवेदी के नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध के अनुसार मानव शरीर का अध्ययन करने वाले किन वैज्ञानिकों का निश्चित मत है कि मानव चित्त
की भांति मानव शरीर में भी बहुत सी अभ्यासजन्य वृत्तियां रह गई है। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है प्राणी विज्ञान। प्राणी विज्ञान के आधार पर वे कहते हैं कि मनुष्य के चित्त में जैसे बहुत सी आदिम अभ्यासजन्य सहज वृत्तियां बसी हुई हैं उसके चित्त में, वैसे ही उसके शरीर में भी बहुत सारी अभ्यासजन्य सहज वृत्तियां हैं जो अभी भी बची हुई हैं, जीवित है। ये प्राणी विज्ञान के वैज्ञानिकों ने बताया हुआ है। अगला प्रश्न है, एक कथन है, माय लॉर्ड, इस देश का नमक यहाँ की जलवायु का साथ देता है क्योंकि उसी जलवायु से उसका जन्म है। यह किस निबंधकार की पंक्ति है? ऑप्शन बाल मुकुंद गुप्त, बालकृष्ण भट्ट, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र। तो ये शिव शंभू के चिट्ठे बाल मुकुंद गुप्त जी के निबंध का अंश है। ध्यान रखिएगा, माय लॉर्ड से आशय जो यहाँ पर है बाल मुकुंद गुप्त जी का, वो है लॉर्ड कर्जन से। लॉर्ड कर्जन वायसराय थे, उन्हीं के बारे में एक भंगड़ ब्राह्मण के रूप में उन्होंने शिव शंभू के चिट्ठे लिखे और उसी की ये पंक्तियां। इस निबंध के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें ध्यान रख लेते हैं कि इस निबंध में लॉर्ड नाम से किसे संबोधित किया गया है? लॉर्ड कर्जन को। यह पंक्ति शिव शंभू के चिट्ठे नामक निबंध के अंतर्गत आशा का अंत शीर्षक में लिखा गया है। ठीक है, कई सारे शीर्षकों में शिव शंभू के चिट्ठे उन्होंने लिखा है, इसे आपको ध्यान रखना है। वो शीर्षक कौन कौन से हैं? वायसराय का कर्तव्य, बनाम लॉर्ड कर्जन, श्रीमान का स्वागत और ये आशा का अंत। ये शीर्षक ध्यान रखिएगा, ये सारे शीर्षक जो हैं वो बाल मुकुंद गुप्त जी के शिव शंभू के चिट्ठे नामक निबंध में। ठीक है, अगला प्रश्न है, नाखून क्यों बढ़ते हैं? निबंध में डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नाखूनों का बढ़ना एक अभ्यासजन्य सहज वृत्ति माना है। लेखक द्वारा उक्त निबंध में वर्णित अन्य सहज वृत्तियों की दृष्टि से कौन सा विकल्प सही नहीं है? ऑप्शन केशों का बढ़ना, दांत का दोबारा उठना, रोंगटे खड़ा होना, पलकों का गिरना। तो हमने आपको बताया कि ये परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। रोंगटे खड़ा होना अभ्यासजन्य सहज वृत्ति नहीं है, क्योंकि अभ्यासजन्य सहज वृत्ति है नाखूनों का बढ़ना। सहज वृत्ति, सहज ढंग से मनुष्य के शरीर में इनका विकास हो रहा है। दांत का दोबारा उठना, पलकों का गिरना, ये सहज ढंग से चला आ रहा है आदिम युग से मनुष्य के साथ। नाखून क्यों बढ़ते हैं? निबंध में हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार मनुष्य जीवन की चरितार्थता किसमें है? ऑप्शन अंध सहजात वृत्तियों के उन्नयन में, मरणास्त्रों के संचयन में, स्वयं को सबके मंगल के लिए निःशेष भाव देने में, भौतिक साधनों की बहुलता में। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा स्वयं को सबके मंगल के लिए निःशेष भाव से देने में, यानी स्वयं को सबके मंगल के निःशेष भाव से अर्पित कर देने में ही मनुष्य जीवन की चरितार्थता है, अंध सहजात वृत्तियों के उन्नयन में नहीं। क्योंकि अंध सहजात वृत्तियां क्या है? पाशविकता है, पशुत्व का प्रमाण। मरणास्त्रों का संचयन क्या है? ये भी पशुत्व का प्रमाण है। भौतिक साधनों की बहुलता में, भौतिक साधन की बहुलता क्या करते हैं? मनुष्य को मनुष्य नहीं बने रहने देते। भौतिक साधन क्या है? जैसे एटम बम, परमाणु बम बनाना या अलग अलग तरीके के हथियार बनाना, ये सब भौतिक साधन ही है। और या जीवन के विलासितापूर्ण जो साधन है, ये सब भी ये मनुष्य को मनुष्य नहीं बने रहने देते, सुविधा भोगी ही बना देते हैं। इस तरह की बातें हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने अपने इस निबंध के माध्यम से समझाई है। दोस्तों, उम्मीद है कि निबंध के हिस्से में जो यूनिट आपकी है निबंध वाली, उसमें हमने भारतेंदु के निबंध, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के निबंध, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का निबंध और नामोर जी का निबंध, ये चार लगभग बड़े जो 4 से 5 जो बड़े निबंधकार हैं, इनके निबंधों को हमने देख लिया है। अपनी अगली कक्षाओं में भी हम इसी तरह से निबंध वाले सेक्शन को जल्दी ही समाप्त करके अंतिम सेक्शन या जो नाटक लगे हुए हैं उन पर विस्तृत ढंग से बातचीत करेंगे, ताकि आपकी तैयारी बेहतर ढंग से हो सके। और हमारा प्रयास है कि रिकॉर्डेड क्लास आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। लाइव क्लास में वो क्लासें हम रिकॉर्ड नहीं कर पाते और वो रिकॉर्ड में न होने की वजह से आप रिवीजन नहीं कर पाएंगे। तो हम कोशिश करेंगे कि जैसे ही हम यहाँ पर रिकॉर्डेड क्लास रखें तो आपको उससे फ़ायदा हो, आप उसे रिवाइज कर सकें, इसी की पूरी कोशिश है।
फिर मिलेंगे एक नई क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, शुभकामनाएं। जो भी आपकी राय होगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और आप ग्रुप में भी बता सकते हैं। धन्यवाद।